अब देखिए, आप लोगों को मैंने जो डिजीजेज वाले चैप्टर थे उसमें मैंने आपको मलेरिया एंड एमओएसिस ये दोनों मैंने प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ा दिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द हेलमेंथिक डिजीज विच इज कॉल्ड एज स्कैरेसिस। ठीक है, हेलमेंथिक डिजीज कनेक्ट क्या हुआ इसमें नहीं आ रहा जी। है? ओके, स्कैरेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हेलमेंथिक डिजीज है। ठीक है, अब तक जो हमने बात किया, ठीक है, उसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज की बात किया, प्रोटोजोन डिजीज की बात किया। अब जो हम बात करेंगे we'll talk about the sclerosis which is a helminthic disease है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, स्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉर्डिस। स्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉर्डिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्कैरेसिस। नॉर्मली ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ये पिंकिश व्हाइट बॉडी होता है। इसका कैसा होता है? पिंकिश व्हाइट बॉडी होता है। और नॉर्मली इसमें किस तरीके से ट्रांसफर होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमें वो जानने की जरूरत है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी पर्सन इस वर्म, राउंड वर्म, एक तरह से समझो राउंड वर्म, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों के अंदर कॉमनली ये डिजीज स्कैरेसिस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या चाइल्ड है, तो उसने फेकल मटेरियल जो है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो ओपन में रिलीज किया, तो उससे क्या होगा, जो स्कैरेसिस के एग्स होंगे विच इज कंटेनिंग सिस्ट, so that will be present in its fecal material or not, and when certain fly sit over them, then they carry along with them and it get spreaded into the different area or not. And if they sit over the food which are present outside and those foods are taken by us, then we get suffered from this disease or not. Commonly इसके एग जो होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब कोई चीज नीचे गिरा, उसको बिना साफ किए हुए हमने खा लिया, तो हो सकता है कि जो इसके सिस्ट थे, एग्स थे, वो उस फ्रूट के साथ आपके बॉडी के अंदर चले गए और यू विल गेट सफर्ड फ्रॉम द राउंड वर्म और नॉट। तो कॉमनली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई चीज नीचे गिरा, उसे उठाया और वो खा लेते हैं, वो सिर्फ साफ नहीं करते हैं। तो इन कारण से, या कोई मिट्टी भी बच्चा खा लेता है, ठीक है, तो इन कारणों से द चाइल्ड गेट सफर्ड फ्रॉम द स्कैरेसिस डिजीज और नॉट। ठीक है, तो इसे सिंपल लैंग्वेज में हम राउंड वर्म कहते हैं। छोटे छोटे व्हाइट कलर के कीड़े आते हैं पेट के अंदर। अब ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो उन्हें हम खाना उनके लिए खिलाते हैं, इन कीड़ों के लिए खिलाते हैं, उनके लिए। तो ये कीड़े होते हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो खाना चुरा खाते रहते हैं। इससे जो बच्चा होता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वीक हो जाएगा, उसकी जो भूख लगने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड द चाइल्ड मे गेट सफर्ड फ्रॉम द malnutrition also. So these are certain symptoms which will be appearing into the individuals which are suffering from the sclerosis or not. अब यदि से बचना चाहते हो तो क्या fecal material जो है that should be released outside? नहीं। एक बात समझो, तो एक चीज गौर करना, ये जो बार बार इतनी मुहिम सब चल रही है कि पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, घर के अंदर टॉयलेट्स होने चाहिए। पहले लोग क्या थे, ओपन्स में जाया करते थे। तो टॉयलेट की इतनी ज्यादा मुहिम क्यों छिड़ी जा रही है? क्योंकि जो 80% 90% डिजीजेस इंडियंस को होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं। अब कोई बाहर जाएगा ही नहीं तो इस तरह के डिजीजेस के होने के चांसेस कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? क्योंकि इसके जो सिस्ट होते हैं, एग्स होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इनटू द fecal material, and this fecal material are released in the open, then through the infected or contaminated soil, water या contaminated food जो है, इनके थ्रू it will be reaching
टू आवर बॉडी और नॉट। और जिस इंडिविजुअल को ये हो रहा होगा उसमें वोमिटिंग लाइक सिम्टम्स भी शो करेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो भूख लगना बंद हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे, और जब वो खाना खाएंगे ना तो वोमिटिंग सा करेंगे। यदि वो वोमिटिंग सा कर रहे हैं खाने के समय, तो दैट इज श्योरली इंडिकेटिंग दैट द पर्सन ऑफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एस्केरेसिस डिजीज। उसके पेट में राउंड वर्म्स हैं जो उसको जिसके कारण वो सिम्टम्स शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक हेलमिंथिक डिजीज है, इससे बचना है हमें, तो प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या लेंगे? ओपन में स्टूल रिलीज नहीं करना चाहिए, कोई भी खाने के पहले प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए, ओपन में कोई फूड रखा हुआ तो उसे नहीं लेना चाहिए। ये सब चीजें करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि हम क्योर करना है तो ऐसा कोई मेडिसिन जो एल्पेंडाजोल, जो हेलमिंथिक डिजीज होता है, हेलमिंथिक का एक कॉमन मेडिसिन है जिससे वो किल जाता है, एल्पेंडाजोल। तो एल्पेंडाजोल कंटेनिंग मेडिसिन इफ गिवन टू द चाइल्ड, देन वी कैन किल दोस roundworms or ascaris or not. So this way we can cure the ascaris disease. तो ascaris क्या होता है समझ में आया? हाँ या नहीं? Next we will talk about the filariasis. एक डिजीज है आपका filariasis. ये भी एक हेलमिंथिक डिजीज है। ये भी क्या है? एक हेलमिंथिक डिजीज है। इसमें क्या होता है पहले ये समझिए। जो फिलेरियासिस है, ठीक है, तो इसमें दिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ब्रोंकाइची ब्रोंफाइटी, वेंचुरिया ब्रोंफाइटी। वेंचुरिया ब्रोंफाइटी इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फिलेरियासिस। तो ये काफी ज्यादा एक नंबर में पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द पॉजिटिव एजेंट ऑफ फिलेरियासिस। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? वेंचुरिया ब्रोंफाइटी, ठीक है। अब नॉर्मली ये क्या होते हैं, ये पैथोजन क्या होते हैं और कैसे हमारे अंदर इंसर्ट करते हैं, ये समझिए। एक मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द वेंचुरिया ब्रोंफाइटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो जो पूरा लाइफ साइकिल है उसका, वो दो इंडिविजुअल में होता है कंप्लीट। एक ह्यूमन बीइंग्स है और दूसरा क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है। अब एक बात समझिए, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली जो इन्फेक्टेड पैरासाइट से इन्फेक्टेड है मॉस्किटो, इफ दैट बाइट्स ए ह्यूमन बीइंग, देन द ह्यूमन बीइंग गेट्स सफर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज और नॉट, ठीक है। इसमें होता क्या है पहले ये समझिए। नॉर्मली it is identified by the swelling present into the lower part of the limbs। जैसे हमारे दो लिम्स हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो जो लोअर पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ से पैर के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो उस पार्ट में स्वेलिंग से डेवलप हो जाती है, और स्वेलिंग के कारण जब स्वेल हो जाता है तो काफी मतलब चौड़ा सा लगता है पैर। तो इस कारण से हम इसको एक और नाम से जानते हैं, एल्फेंटेसिस। क्योंकि जो पैर होता है वो स्वेल करके एलिफेंट की तरह अपेयर होने लगता है। तो बिकॉज ऑफ दैट अपीयरेंस दिस पर्टिकुलर डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एल्फेंटेसिस डिजीज। एल्फेंटेसिस डिजीज। तो फिलेरियासिस को या एल्फेंटेसिस को बात एक ही है। तो लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स गेट इन्फेक्टेड बाय द व्हाट? बाय दिस वर्म्स और नॉट। इसमें होता क्या है, जो ये वर्म्स होते हैं ये ब्लड के थ्रू हमारे कैपिलरीज तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर जो कैपिलरीज होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि लिम्फ जो होता है वो इकट्ठा होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स स्वेल्ड अप और नॉट, ठीक है। तो वो स्वेलिंग हो जाती है। क्या चीज? अगर लिम्स मैंने कहा अपर लिम्स लोअर लिम्स का, लिम्स लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स। तो लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स क्या है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस पहले ये अफेक्ट होगा, यदि उसके बावजूद भी नहीं होगा तो लेटर स्टेज में इट विल मूव टुवर्ड द अपर पार्ट एंड इट कैन इवन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी आल्सो। वो बहुत लास्ट स्टेज होता है, लेकिन कॉमनली जो होता है दैट इज इन द लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स विल गेट अफेक्टेड बाय इट। ऐसा समझ में? तो
इसके सिम्टम्स क्या होते हैं समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, लिम्फ नोड्स जो होगा वो अफेक्ट हो जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स विल गेट स्वेल्ड अप, ठीक है। इसमें जो नॉर्मली it is not stopped in a proper time, it will get in the upper region also, it will get extended to the upper region, and even the reproductive system of the individual get affected by it. So these are certain symptoms who are suffering from the filariasis or elephantiasis. इसमें एक और बात है, जो पार्ट स्वेल करेगा वहां का जो स्किन होता है वो काफी थिक हो जाएगा, ठीक है, जो कि वहां पे लिम्फ जमा हो गया है, तो जो डेड पार्ट ऑफ द टिश्यूज होते हैं वो काफी मोटे जाते हैं, तो वो स्वेल कर जाएगा। इससे जो थिकनेस ऑफ द स्किन होगी, जो सबक्यूटेनियस रीजन ऑफ द स्किन होती है, दैट विल बिकम थिक। सो दीज आर सर्टेन सिम्टम्स ऑफ फ्लेरेसिस और एlephantiasis। अब यदि मान लीजिए हमें इसे कंट्रोल करना है, तो इसे कंट्रोल करने का एक तरीका है, या तो सर्जरी की जाए, सर्जरी में जहां जहां ब्लॉकेज किए हुए हैं वहां से उस वॉर्म को निकालकर बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो एक हेट्रोजेन एक केमिकल होता है, तो ये केमिकल भी इन वॉर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। तो हेट्रोजेन HETRAZAN, हेट्रोजेन इज द मेडिसिन और केमिकल व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इनटू द filariasis or not। तो कैसे बचाव करोगे, या तो सर्जरी या हेट्रोजेन केमिकल दे जाए, या अपने आप को आप मॉस्किटो के बाइट से बचाइए, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण ही ये फैलता है, तो यदि वो मॉस्किटो बाइट नहीं करेगा तो इससे आप बच जाओगे या नहीं बचोगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे और लास्ट जो बात करेंगे डिजीज में, विल टॉक अबाउट द डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस क्या होता है पहले ये समझिए। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है जो स्किन से रिलेटेड हो, तो इट इज बेसिकली फंगल डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें जो राउंड वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म, रिंग वॉर्म जिसे कहते हो, ठीक है। तो रिंग वॉर्म जो होता है वो एक डिजीज होती है विच इज बेसिकली फंगल डिजीज, ठीक है। और उसको कॉज करने के लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो 3 वैरायटी होते हैं, या तो ट्राइकोफाइटोन होंगे, या वो माइक्रोस्पोरम होंगे, या इपिडर्मोफाइटोन होंगे। ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ठीक है। 3 ये स्पीसीज होते हैं, इनके थ्रू मेनली 3 स्पीसीज होते हैं फंगस के, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, जो फंगस होता है, फंगस को हम 3 ग्रुप में बांट देते हैं, 4 ग्रुप के अंदर, ट्राइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये जितने ये 3 जो स्पीसीज मैंने बताया, ये तीनों के तीनों ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर आता है, विच इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, ग्रुप ऑफ इम्परफेक्ट फंजाई, तो उसके अंदर ये आते हैं, ठीक है। तो जो इन्फेक्टिंग एजेंट है, तो देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ फंगस, ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें होता क्या है, जहां पर भी हमें रिंग वॉर्म होगा, ए स्केलेटन विल बी फॉर्म्ड, एक रिंग सा बन जाएगा, और उसके स्किन का जो रीजन होगा वो कलर चेंज हो जाएगा नॉर्मल जो आपके स्किन है उसी कंपेयर में। इसके अलावा इचिंग होगी वहां पे काफी ज्यादा, या नहीं होगी, ठीक है। तो इचिंग होगा, एंड इफ द हीट एंड मॉइस्चर इज प्रेजेंट टू द पर्टिकुलर रीजन वेयर द रिंग वॉर्म इज प्रेजेंट और द फंगल ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, देन द ग्रोथ विल बिकम वेरी फास्ट। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको हीट और मॉइस्चर से बचाए, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी ये फंगल डिजीज होते हैं, दे आर spread from one individual to another individual only when they come in direct contact with one another। जैसे मान लीजिए किसी को फंगल डिजीज है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, या मान लीजिए उसने कोई कपड़ा यूज किया, वही कपड़ा आपने यूज कर लिया, तो तभी जाकर वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में
स्प्रेड करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसे कैसे हम कंट्रोल करते हैं, सल्फर कंटेनिंग ऑर्नामेंट्स होते हैं तो उनको यदि आप यूज करोगे, क्योंकि सल्फर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो फंगस को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जितने भी डिजीज होते हैं, जो फंगल डिजीज होते हैं, तो इन सभी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय द ऑर्नामेंट से जो लोशन होते हैं विच इज कंटेनिंग सल्फर और नाफ्ता, ठीक है, तो उसके थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। क्या चीज होता है? दवाई मिल होती सल्फर कंटेनिंग, मतलब देखो जितने भी फंगस, मालूम मुझे कोई ऑर्नामेंट कोई दवाई दी गई, ठीक है, कोई मतलब मलहम दी गई लगाने के लिए, और हमें ये मालूम करना है कि वो मलहम जो है वो मतलब फंगस के लिए दिया गया है या किसी और चीज के लिए दिया गया है, तो उसके सॉल्ट में यदि देखना सल्फर तुम्हें मिलता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि दैट पर्टिकुलर ऑर्नामेंट इज ओनली फॉर द फंगल, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फंगल डिजीज, ठीक है। तो या तो रिंगवर्म है या तो फंगल इन्फेक्शन है, उसी को क्योर करने के लिए डॉक्टर ने उस दवा को आपको प्रेफर किया है। ऐसा समझ में? इसमें तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे